हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांग को दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मिल गई थी, लेकिन उसे लेने के लिए वहां पर हेवन के एल्डर भी आ चुके थे जो उस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते थे। इसीलिए यांग उस स्वॉर्ड को अपने सीने के अंदर डाल लेता है, जिसके बाद वो पास्ट में पहुंच गया होता है जब वो 16 साल का हुआ करता था। उसके बाद उस स्वॉर्ड की स्पिरिट भी आ चुकी थी उसके साथ, जो उसकी मदद करने वाली थी उस स्वॉर्ड को दोबारा हासिल करने के लिए, और वो यांग की भी पावर्स बढ़ाने की में मदद कर रही थी। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम क्लाउड सेक्ट के कुछ लोगों को देखते हैं जो यांग के सेक्ट में आए हुए थे, क्योंकि क्लाउड सेक्ट के लीडर ने यांग के मास्टर को बुलाए हुए थे। वही बताने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था, जो देखकर ली नाम का एक लड़का दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। तब उसके साथी ली को वापस चलने के लिए कहते हैं और वो अपने मास्टर से शिकायत करने के लिए कहते हैं इस बात की। लेकिन उसके साथ आई हुई एक लड़की जिसका नाम नियान होता है, वो कहती है हमें अच्छी तरीके से दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए। तुम्हें किसने कहा था कि दरवाजे को तोड़ने के लिए? यह लड़की क्लाउड सेक्ट की लीडर की बेटी होती है। तब ली नियान का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसे इग्नोर करके उस दरवाजे के पास आ जाती है। वह ये सारी चीज़ें दूर से यांग देख रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर करने के लिए क्या आए हैं। वहीं नियान से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, जो भी ऑर्डर है हम उसे नोट पर लिखकर दरवाजे पर चिपका सकते हैं। वैसे ही हमारे क्लाउड सेक्ट में जितने भी सेक्ट शामिल है उनमें में से ये सबसे लो लेवल पर आता है। इन लोगों की क्या औकात है, ये लोग हमें यहाँ पर खड़ा रखें। और तभी उसके पीछे से एक पत्थर आकर लगता है। असल में ये पत्थर यांग ने मारा था, क्योंकि वो लोग यांग के मास्टर के सेक्ट की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तब ये देख कर ली उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने के लिए? तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं? यांग कहता है हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम अपने सेक्ट के सबसे बदतमीज डिसाइबल हो। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इज्जत करना भी नहीं सिखाया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी सेक्ट इतना फेमस है, लेकिन वहाँ के लोगों को किसी की रिस्पेक्ट करना क्यों नहीं आता है? अब तब ये सुनकर ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर यांग से कहता है लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो, अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी नियान उसे रोक लेती है और फिर वो यांग के पास आकर कहती है मैं तो यहाँ पर बस एक मैसेज देने के लिए आई थी कि आपके मास्टर को मेरे फादर बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम है। यांग उन लोगों से कहता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बात अपने मास्टर को बता दूंगा, क्योंकि अभी मास्टर कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। तब ली नियान से कहता है अब तो तुम्हें सब सुन लिया ना, तो अब हमें चलना चाहिए। मास्टर को हम बता देंगे कि मैंग चौहान ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था, इसलिए हमने उसके डिसाइबल को ये बता दिया कि आप उसके मास्टर को बुला रहे हैं। ये सुनकर तो यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को उनके नाम से बुलाने की? इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तब नियान दोबारा से समझाने लगती है, इसलिए यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अरे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेवकूफ़ लोग यहाँ पर मौजूद है जिन्हें सबक सिखाना पड़ता है। ये सुनकर ली अपनी स्वॉर्ड को निकालकर यांग के गले पर रखते हुए कहता है तुमने नियान के सामने मेरी बेइज्जती की, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा तुम्हें ज़रूर दूंगा। लेकिन तब यांग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उस स्नेक से लड़ते हुए टूट चुकी थी। ये देखकर सारे के सारे लोग हंसना और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि इस सेक्ट के डिसाइबल के पास एक अच्छी स्वॉर्ड भी नहीं है, ये क्या तब भी इससे लड़ेगा? अगर तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए तो जाके हमारे सेक्ट में कोई भी पुरानी स्वॉर्ड ले सकते हो। तभी वहाँ टेन भी आ जाता है, जो इतने सारे लोगों को देखकर यांग से कहता है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? अगर ऐसा है तो मैं इन सभी को खाने पर बंदोबस्त करना चाहता हूँ, मैं इन सभी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। लेकिन ली तो पहले से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो टेन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है यहाँ के एक भी डिसाइबल किसी काम के नहीं है। लेकिन तब नियान ली से कहता है अब तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तमाशा कर लिया है, मैं इसकी शिकायत अपने फादर से करूँगी। इसलिए ली चुप हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से यांग को धमकी देते हुए कहता है आज तो तुमने जो भी किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तब यांग उससे कहता है तुम इसे अधूरा क्यों छोड़ के जा रहे हो, तुम आकर मुझसे फाइट कर सकते हो, अभी पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितना दम है। तब इस चीज़ पर ली अपनी स्वॉर्ड से यांग के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन यांग अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहां वह दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ में कहीं ना कहीं ली थोड़ा सा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसका लेवल यांग से ज़्यादा ही था, इसलिए यांग उसे
फाइट करते हुए उसकी टेक्निक को भी देख रहा होता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है, और वो उसकी कमज़ोरी भी समझ जाता है कि वो अपनी शॉट का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो अपनी बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए यांग थोड़ा उससे दूर जाकर एक पत्थर से उसके पैर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन ली की शॉट ली के हाथ से छूटकर यांग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन यांग उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो फिर भी दिखाता है कि उसे चोट लग गई है और वो ली के ऊपर ही गिर जाता है। यांग तो उसके ऊपर लेट कर उसको ज़ोर ज़ोर से दबा रहा होता है। तब यांग को उठाने नियान आ जाती है वहाँ पर, जिसके बाद यांग नियान से कहता है मुझे मेरे सेक्ट के लिए मरने दीजिए, मैं यहाँ सबसे कमज़ोर डिसाइबल हूँ। तब नियान उससे कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम दोनों उठ जाओ। यांग उठने के बाद नियान से कहता है मैंने तो क्लाउड सेक्ट से दुश्मनी ले ली है और मुझे कभी भी आकर मार सकते हैं, इस मुसीबत से आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस पर नियान कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही देख लिया कि सारी गलती ली की ही थी, इसकी शिकायत मैं अपने फादर से करूँगी। तब ली दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब यांग नियान के पीछे ही छुप जाता है। ये देखकर तो ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो नियान के पीछे छुप गया होता है। ली कहता है तुम्हें पता है कि मैं नियान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम उसके पीछे छुप गए हो। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है। यांग उसे भी भड़काना शुरू कर देता है कि इस ली ने हमारे सेक्ट की काफ़ी बेइज्जती की है, हमारे मास्टर को भी बुरा भला बोला है। तब नियान को वहाँ देख कर चैन एकदम ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। ये देखकर यांग समझ जाता है कि चैन भी नियान को पसंद करता है और साथ ही ली भी उसे पसंद करता है और वो उन दोनों को एक दूसरे से लड़ाना चाहता था। जिसके बाद वो सबसे पहले चैन को भड़काना शुरू कर देता है कि इस ली ने नियान के बारे में भी बुरा भला बोला है और हमारे सेक्ट की भी बेइज्जती की है, इसलिए इसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन तब ली चैन से कहता है आखिर तुम कौन हो, मुझे तुम भी यांग की तरह ही लूजर दिखाई दे रहे हो, हिम्मत है तुम मुझसे फाइट करके दिखाओ और मुझे हरा के दिखाओ। तब ये सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ ली पर अटैक करके उसके पैर को तोड़ देता है। इस वजह से ली खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वो उसे धमकी देते हुए कहता है देख लेना मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब नियान चैंग को समझाते हुए कहती है कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, मैं ली को यहाँ से लेकर जा रही हूँ ताकि वो जितनी भी चोट लगी है उसे और ठीक हो सके। लेकिन यांग उससे कहता है इतनी आसानी से नहीं, ली को पहले सबसे माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद ही वो यहाँ से जा सकता है। इस पर ली कहता है माफ़ी और मैं ये कभी नहीं हो सकता है, देख लेना मैं तुम लोगों को सबक सिखा कर रहूँगा। तब चैंग उससे कहता है देखते हैं वो दिन कब आएगा, अगर तुम्हें मुझसे कभी भी फाइट करना है तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, मैं यहीं पर मिलूँगा। ये सुनकर ली वहाँ से चला जाता है और फिर उसे जाने के बाद चैंग यांग से पूछता है आखिर ये ली था कौन, इसके बारे में मुझे बताओ। तब यांग उससे बताता है वो क्लाउड सेक्ट के सेकंड एल्डर का बेटा है। ये सुनकर तो चैंग शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये कौन है। कुछ दिन बाद मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और उसमें यही होस्ट करने वाला है। मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की है ताकि मैं उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकूं, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम नियान के फादर को देखते हैं जो कि ली के फादर और बाकी सारे एल्डर के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्लाउड सेक्ट में जितने भी सेक्ट मौजूद थे वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं और इस वजह से क्लाउड सेक्ट छोटा होता जा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार सभी डिसाइबल इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें ताकि सभी सेक्ट वाले इस कंपटीशन में आ सके। इसमें यांग का नाम भी शामिल था। दूसरी तरफ यांग अपनी गर्लफ्रेंड रीना को याद कर रहा होता है क्योंकि उसे वो याद आ रही होती है। इसके बाद वो खुद से कहता है अगली बार जो मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है मुझे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा ताकि मैं उस पावरफुल शॉट को हासिल कर सकूं। अब यांग अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहां वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हो वहां की पत्तियों को और बाकी चीज़ों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी चीज़ नहीं कटती है। और वो कहता है कि मैं पिछली लाइफ में मैं एक ही अटैक से एक पहाड़ को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन इस बार तो मेरे से एक पत्ती भी नहीं टूट रही है। तब उसके पास उसके मास्टर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं तुमने अपनी स्किल को और अच्छी तरीके से निखार लिया है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, तुम आगे चलकर काफ़ी अच्छे स्वॉर्डमैन बन सकते हो। लेकिन तुम कितने भी पावरफुल बन जाओ, लेकिन एक बात को याद रखना कि किसी को जान से मारना ही आखिरी फैसला नहीं होता है। तब यांग उससे कहता है जब तक मन में किसी को मारने की चाहत ना हो तब तक हम उससे फाइट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कैसे हो सकता है कि हम किसी को बिना मारे सोच कर उससे फाइट करें,
ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम किसी को मारना नहीं चाहते तो हम उससे फाइट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि तुम आगे चलकर सब कुछ समझ जाओगे। जिसके बाद वो यांग के बचपन के बारे में सोचने लगते हैं, जब यांग उन्हें अपने सर के सामने मिला था और यांग के गले में एक लॉकेट भी था। इसके बाद मास्टर यांग को उसका लॉकेट देते हुए कहते हैं, ये लॉकेट तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन से था, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, इसलिए इस लॉकेट को अपने पास रख सकते हो। इससे शायद तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकते हो। ये सुनकर यांग हैरान हो जाता है। वो अपने मास्टर से कहता है, बचपन से आपने मुझे पाला है और मेरे असली पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर चले गए थे। इस हिसाब से आप मेरे असली पेरेंट्स हैं। मैं आपको ही अपना असली पेरेंट्स मानता हूँ। लेकिन इसके मास्टर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, वो ऐसे ही तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मिले तो तुम उनके साथ चले जाना। ये सुनकर यांग उदास हो जाता है और अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। तभी वो लॉकेट काफ़ी ज़्यादा चमकना शुरू हो जाता है। उस लॉकेट को देखकर उस स्वॉर्ड की स्पिरिट उस लॉकेट के बारे में बताना शुरू कर देती है और कहती है, ये कोई मामूली ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कीमती ट्रेजर है। ये दुनिया में बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर मिलता है, इसलिए लाओ इसे मुझे दे दो। इसकी मदद से मैं अपनी पावर बढ़ा सकती हूँ और मेरी पावर्स बढ़ेगी तो तुम्हारी भी पावर्स बढ़ जाएगी। लेकिन यांग उसे नहीं देता है और कहता है, ये ट्रेजर मेरे मास्टर ने मुझे दिया है और ये मेरे पेरेंट्स का था। हो सकता है मैं इसे अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से अपने कमरे के अंदर आ जाता है। तब उसे वहाँ पर चैन दिखाई देता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और खुद से कहता है, मैंने ली को क्यों मारा, अब तो वो मुझे कभी भी मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लेने देगा। मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उसे मनाना होगा ताकि वो मुझे दोबारा से मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने दे। जिसके बाद वो वहाँ से टेन के पास आ जाता है और उससे ली की स्वॉर्ड मांगने लगता है, जो ली ने छोड़कर यहाँ से चला गया था। तब टेन उस स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है और उसके हाथ में देते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड को उसे वापस कर दो, क्योंकि मास्टर बता रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है और महंगी भी है। ये सुनकर चैंग उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब चैन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर पहले से ली वहाँ पर आकर खड़ा हुआ था। चैन ली को देखता है और बड़ी तेज़ी के साथ उसके तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तब चैन ली के सामने झुककर वो स्वॉर्ड उसे देने लगता है और उससे कहता है, पिछली बार मैं आपको नहीं जानता था, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया था, लेकिन इस बार मैं आपको जान चुका हूँ। लेकिन ली तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो उसे घसीटकर बैटल अरीना के पास ले आता है, जहाँ पहले से कुछ लोग पहले से मौजूद थे, ताकि वो सभी मिलकर चैंग को सबक सिखा सकें। चैंग उन सभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे पहले नहीं पता था कि ये कौन है, इसलिए गलती हो गई थी। जिस पर ली कहता है, तुमने मेरे पैर को तोड़ दिया था, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी भी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद वो अपने साथियों से कहकर चैंग के ऊपर अटैक करवाना शुरू कर देता है। इसलिए सभी लोग मिलकर चैंग को मारना शुरू कर देते हैं और उनमें में से पेंग नाम का एक डिसेबल उसे इतना मारता है कि उसकी बुरी हालत हो जाती है। और फिर वहाँ पर यांग और टेन भी आ जाते हैं, जो अपने भाई को ऐसी खतरनाक हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि आखिर इसको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। तब पेंग एक और ख़तरनाक अटैक करके चैन के पैर को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख कर यान के फादर और यांग के मास्टर ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें भी समझ में आ जाता है कि इन सब में ली की गलती थी। चैंग को इतनी बुरी हालत में देखकर यांग सभी के सामने आकर उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। तब उसे देखकर ली सभी से कहता है, ये वही इंसान है जिसने मुझसे फाइट शुरू की थी, इसी ने सबसे पहले मुझ पर अटैक किया था, अभी से भी मारो, इसके हाथ पैर को तोड़ देना। ये सुनकर यांग उससे कहता है, तो ठीक है, फिर देखते हैं कि किसके अंदर कितना दम है। पहले तो तुम वहाँ पर आकर मेरे मास्टर की बेइज्जती की, अब तुम मेरे भाई को भी मार रहे हो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, अगर हिम्मत है तो फाइट करके दिखाओ। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। तब पेंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यांग उससे कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम ही मुझसे फाइट करने के लिए आओगे। ये सुनकर ली पेंग से कहता है, इसे ज़िंदा मत छोड़ना, अगर ये मर गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, लेकिन एक बात याद रखना कि इसे कमज़ोर समझने की भूल मत करना, इसके पास काफ़ी पावर्स है, तो इसे ज़रा से बचकर ही रहना। इसके बाद पेंग और यांग के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो पेंग यांग पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जब यांग अपनी स्पीड दिखाता है तो वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यांग की स्पीड की वजह से पेंग उसे छू भी नहीं पा रहा होता है। अब यांग उस पर एक अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। वहीं यांग को ऐसा फाइट करते देखकर यांग के फादर और उसके मास्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर यांग ने इतनी सारी टेक्निक कैसे सीख ली। यांग के मास्टर भी हैरान थे कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई, तो ये आखिर कहाँ से सीख लिया।
यांग तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। ये सब देखकर पैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो हवा में उड़कर कई सारे अटैक यांग के ऊपर करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। यांग अपनी शॉर्ट स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे एक ही सेकंड के अंदर ही नीचे गिरा देता है। अब यांग पैंग के पास आ जाता है, लेकिन पैंग वापस से अटैक कर देता है, लेकिन यांग उसके अटैक से बचकर पैंग के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करके उसे हरा देता है। ये देखकर तो ली अपने साथियों से यांग के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग भी उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। यांग ली की स्वॉर्ड लाकर उसे दे देता है। वह तो यांग को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। टेन जब चैंग को बताता है कि यांग ने सभी को भगा दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो यांग से जेलस होने लगता है और इसी जेलसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।